नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आयुषी। आज का हमारा एपिसोड जो है वो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि ये स्टूडेंट एपिसोड है। स्टूडेंट एपिसोड क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि 2025 में अब एमबीबीएस एडमिशन्स की काउंसलिंग जो है वो चालू होने वाली है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि 2024 से 25 में थोड़ी से चेंजेस आए हैं और वो चेंजेस खास तौर से एनआरआई कोटा काउंसलिंग को लेकर के आए हैं। अब ये चेंजेस ना सिर्फ एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए बल्कि बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा सा उन पे इफेक्ट डालेंगे। चेंजेस क्या है उस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है माय करियर माय फ्यूचर के सीईओ साथ ही साथ एडवोकेट अमरीक सिंह जी। सर, सबसे पहले जी न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। मैं अपने दर्शकों को माय करियर माय फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा पहले बता दूं। पिछले 12 साल से सर की कंपनी मेडिकल जो काउंसलिंग है उसमें है। इसके अलावा स्पेसिफिकली आप एनआरआई स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं। सर, आपके बारे में जब मैं रिसर्च कर रही थी मुझे पता लगा आप इंजीनियरिंग कॉलेज में आप पहले डीन रह चुके हैं। इसके अलावा आप अभी खुद भी पीएचडी कंप्लीट कर रहे हैं। फिर आप मेडिकल फील्ड में आप इस समय काउंसलिंग में हैं और इतना वास्ट करियर, और खुद भी आप लॉयर हैं, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ, एडवोकेट, सॉरी। इतना वास्ट करियर है सर, कुछ बताएं उसके बारे में पहले, देन विल टॉक अबाउट अदर थिंग्स। देखिए, मैंने जब अपनी मास्टर्स कंप्लीट की थी, और मास्टर्स का मतलब है बेसिकली यू आर मैनेजिंग द शो, राइट। और मैं एजुकेशन से कनेक्टेड था और ग्रेजुअली जब मैं इस लेवल पे पहुंचा कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने लग गया बहुत अच्छे तरीके से, सो देन आई बिकेम द डायरेक्टर इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि उसमें एज ए मैनेजर आप उन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, सो वो तब मेरा एमबीए का बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल था, उसने प्ले किया। साइमल्टेनियसली जो मेरी रिसर्च है, क्योंकि पीएचडी एक बहुत बड़ी रिसर्च है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं सो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स बोलते हैं, जो कि सबके लिए एक ऐसा है पेनफुल पॉइंट है जो हर आके बोलता है आदमी कि अब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स हो रही है। तो मैंने उसके ऊपर, वो मेरा पीएचडी का रिसर्च का टॉपिक रहा, जो विच इज़ नाउ अबाउट टू कंप्लीट। अगला पॉइंट जो था, जब मैं मेडिकल की काउंसलिंग में जब मैं जुड़ रहा था, अटैच हो रहा था, सो मैंने इस चीज़ को एहसास किया कि मेडिकल की काउंसलिंग में हर चीज़ जो है वो लीगल चीज़ है। एफिडेविट्स बन रहे हैं, अंडरटेकिंग्स बन रहे हैं, जो नोटिफिकेशन भी रिलीज हो रहे हैं, उन सब में कहीं ना कहीं लीगल एंगल है। रूल्स भी लीगल तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, हाई कोर्ट की जजमेंट से बन रहे हैं। तो उनको अगर बच्चों तक मुझे पहुंचाना है, तो अगर मैं लॉ कर लूँ तो मैं बच्चों को और अच्छे तरीके से अपने चैनल के थ्रू समझा पाऊंगा। वी आर ऑन यूट्यूब ऑल्सो। ओके। तो फिर मैंने अपनी लॉ कंप्लीट किया। सो ये मेरा जो वास्ट होना जो था, वो बेसिकली मैं इन बच्चों के लिए क्या बेस्ट कर सकता हूँ, दैट कंपेल्ड मी टू टेक दिस मच ऑफ एजुकेशन। सर, मानना पड़ेगा, एक तो इतनी पढ़ाई करने के लिए ही बहुत हिम्मत चाहिए होती है और वो आपने करी। सर, अच्छा, बैक टू टॉपिक आते हैं। 2024 और 2025 में इस बार जो काउंसलिंग की गाइडलाइंस है, जो काफ़ी चेंज आया है उनमें, और ये इस समय हॉट टॉपिक भी है। क्या है वो चेंजेस, क्या हैं? देखिए, जो 2024 में मैं खास तौर पर बात करूं एनआरआई कोटा को लेकर, जो 2024 में एनआरआई कोटा के थ्रू जो स्पॉन्सरशिप कोटा से बच्चे आते थे, मतलब जिनके फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव जो बाहर रहते थे और यहाँ पर बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते थे। यहाँ पर फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव का मतलब है बच्चों के पैटर्नल साइड से रियल चाचा ताया भुआ उनके बच्चे, मैटरनल साइड से मामा मासी उनके बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स जो बाहर रहते थे और स्पॉन्सर कर सकते थे बच्चों को यहाँ पर इंडिया में एनआरआई कोटा के थ्रू। अब 2025 में वो स्पॉन्सर जो हैं स्पॉन्सरशिप नहीं दे पाएंगे, वो बाहर हो जाएंगे। सो ये एक बहुत बड़ा चेंज इस बार 2025 में, बहुत बड़ा उलटफेर मैं कहूँगा इस बार देखने को एनआरआई कोटा में मिलेगा। अमरीक सर, मुझे ये बताइए कि आखिरकार ये क्यों नहीं दे पाएंगे स्पॉन्सर्स या आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स? जी देखिए, सारी चीज़ें इसमें कहानी क्या है जी, इसमें जो स्पॉन्सर्स होते हैं, स्पॉन्सर्स को एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है इंडियन एम्बेसी से, जिस भी कंट्री में वो रहते हैं उसकी इंडियन एम्बेसी से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जिसको बोलते हैं एनआरआई सर्टिफिकेट या एम्बेसी सर्टिफिकेट। सो अभी जो नई गाइडलाइंस, उसमें सर्टिफिकेट में ये लिखा होता है कि ये फलाना फलाना जो बंदा है, ये जो एनआरआई है 182 डेज से ज़्यादा जो है ये बाहर रहा है। सो ये सर्टिफिकेट एम्बेसी देती है, जिसके बेसिस पर उसको इंडिया में स्पॉन्सरशिप का में वो स्पॉन्सरशिप कर सकता है। ये एक बहुत की डॉक्यूमेंट है। अब 2024 से ये जो नई गाइडलाइंस आई है, जो नए रूल्स आए हैं, उसमें इंडियन एम्बेसीज को हर जगह ये बोल दिया गया कि आप ये स्पॉन्सरशिप का लेटर फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स को नहीं देंगे। अब जब फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स को ये एनआरआई सर्टिफिकेट, एम्बेसी सर्टिफिकेट एम्बेसी नहीं देगी, तो वो स्पॉन्सरशिप कैसे कर पाएंगे? तो ऑटोमेटिकली वो जो है बच्चे जो है वो बाहर हो जाएंगे इस रेस से, उनको स्पॉन्सरशिप के कोटा के थ्रू एडमिशन नहीं मिल पाएगा। अच्छा,
सर ये तो मुझे समझ में आ गया, जरा मुझे पहले ये बताइए गाइडलाइन क्या है, थोड़ा सा देखिए बिल्कुल बताइए। ये जो नई गाइडलाइंस आई है नवंबर 2024 में एमईए ने दी, ये पंजाब का एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, उसकी वजह से ये हुआ, फिर यहाँ पर लीगल पॉइंट्स आ गए यहाँ पर। हाँ। ठीक है, सो उसके बाद एमईए ने डायरेक्शन दी इंडियन एम्बेसीज को हर जगह। नई गाइडलाइन ये है कि नंबर 1 कि बच्चा अगर एनआरआई है या पेरेंट्स एनआरआई हैं उन्हीं को एम्बेसी सर्टिफिकेट दिया जाए। नंबर 2, अगर फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स को एम्बेसी सर्टिफिकेट देना स्पॉन्सरशिप के लिए, राइट, तो उसमें नंबर 1 कि बच्चा जो है वो माइनर होना चाहिए, मतलब 18 साल से कम का होना चाहिए, जो जिसके लिए वो स्पॉन्सरशिप दे रहा है। दूसरी बात, उनको बोनाफाइड गार्जियनशिप का प्रूफ देना पड़ेगा स्पॉन्सर को, राइट। वो सिर्फ खाली पहले क्या होता था, खाली एक एफिडेविट दे देता था जिसमें लिखा होता था कि आई विल टेक केयर ऑफ द एजुकेशन एक्सपेंसेस और हॉस्टल एक्सपेंसेस ऑफ द स्टूडेंट, तो अगर आप अलाउ करते हो, और उसी बेसिस पर एमएससी सर्टिफिकेट मिल जाता था। अब खाली इस एफिडेविट देने से बात नहीं बनेगी, उनको बोनाफाइड गार्जियनशिप का प्रूफ देना पड़ेगा, और साथ में उनको पीछे जो कोई खर्चे किए उन्होंने उस बच्चे के लिए पहले पास में, वो प्रूफ देना पड़ेगा, तभी उनको एमएससी सर्टिफिकेट मिलेगा। सो ये गाइडलाइन जो है वो नई गाइडलाइंस है। सर एक तो आपने इसे बहुत अच्छी तरीके एक्सप्लेन किया, और दूसरा मुझे लग रहा है काफ़ी टाइट है मामला यहाँ पे, जी, मतलब जी, आप बिल्कुल। कहीं से भी लूप होल नहीं ढूंढ सकते। सर मुझे ये बताइए, अगर ये गाइडलाइंस आ चुकी हैं, इससे अब जो एनआरआई कोटा से आने वाले बच्चे हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए एक तो चीज सबसे पहले जो क्लॉजेस के ऊपर बात करें, पहली क्लॉज जो बोनाफाइड गार्जियनशिप की बात हो रही है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, बोनाफाइड गार्जियनशिप का मतलब है कि बच्चे को लीगली अडॉप्ट करना पड़ेगा। 100 में से कोई एक आदमी इस कॉम्प्लिकेशन में जाएगा। स्पॉन्सरशिप लेने के लिए अपने बच्चे को किसी और को अडॉप्ट करवाना या बोनाफाइड गार्जियनशिप बनवाना ये आसान नहीं है, इसमें टाइम भी बहुत लगता है, 5-6 मिनट तो इसी में पूरे प्रोसेस में लग जाते हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ से नंबर जो है वो कम हो जाएंगे। अच्छा, मान लीजिए किसी ने बनवा लिया, अगला पॉइंट क्या आएगा कि बच्चा माइनर होना चाहिए। मैं आपको बताऊँ मेडिकल में क्या होता है, जनरली 12th जब बच्चा कंप्लीट करता है तो उसकी एज 17 साल होती है। मेडिकल में बच्चा 1 साल ड्रॉप ले लेता है क्योंकि उसको नीट की तैयारी करनी होती है। अब 1 साल से ड्रॉप ले लिया, 18 साल की एज क्रॉस कर गया, स्पॉन्सरशिप कोटे से बाहर हो गया, सीधा ही बाहर हो गया, राइट। अच्छा, जहाँ पर वो यहाँ पर अब अगली एक और पॉइंट होता है इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब बच्चे पीजी में स्पॉन्सरशिप के लिए जाते हैं, पीजी वाला बच्चा तो वैसे ही ओवर 18 होता है, उसकी उम्र तो यूजी करते करते 22-23 साल पहुंच जाती है, सो वो भी बाहर हो गया। सो एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट जो देखने को मिलेगा, जो बच्चों के जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर कम हो जाएंगे। सर नंबर्स कम हो जाएंगे, लेकिन एक बाहर बातें चल रही हैं कि बहुत सारे काउंसलर्स अभी भी ये बात बोलते हैं कि आप स्पॉन्सर्स ले आइए, एडमिशन हम करवा देंगे, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जिसको कहते हैं ना नीम हकीम खतराए जान, आज भी हमारे ना लोग ऐसा है कि हम आज भी कई बार कई डॉक्टर छोड़ के हकीमों के पास पहुंच जाते हैं, जिनको मतलब पूरी कोई नॉलेज कोई एजुकेशन नहीं होती, लेकिन वो दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं। या मैं कहूँगा कि ये लोग इतने स्ट्रांग हैं कि जिनकी पावर एमईए से भी ऊपर है, कि जो उनकी गाइडलाइंस को भी वेव कर देंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल देंगे, कोई ऐसी दवाई दे देंगे कि बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ना ये पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए हम एमसीएमएफ एक बहुत जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन है, हम यूट्यूब के ऊपर हैं, हम अपने चैनल से वही बात करते हैं पहले उसकी लीगल सारी सच्चाई जानने के बाद। आपको बताऊं कि जैसे ही हमें इस वाली बात का पता लगा, हमारी लीगल टीम एक्शन में आई। वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीगल टीम इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हमने इंडियन एम्बेसीज जहाँ जहाँ थी उन सबको RTIs लगाई, सो दैट कि हमें फैक्ट पता लगे। हम अपने चैनल से कुछ भी बोल दें और बाद में अपने शब्दों को वापस लेना पड़े तो एक बड़ा क्रेडिबिलिटी इशू हो जाता है, राइट। सो ऐसे कदम हमने उठाया और बड़ी जिम्मेदार तरीके से अपने चैनल पे हम बात करते हैं। सो मैं कहूँगा कि बाकी काउंसलर्स को भी अपनी नॉलेज को अपडेट करना, रूल्स को समझना जरूरी है, ताकि बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो। अच्छा सर, अभी आप RTI की बात कर रहे थे, अभी हालांकि आपने जो बताया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, लेकिन मेरे को ये बताइए, ये जो RTI की आप बात कर रहे थे, क्या RTIs थी और अभी तक कोई जवाब मिला उसका? बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि जब आप एज एन एडवोकेट आप RTIs लगाते हैं, इंक्वायरी करते हैं, उनको जवाब देना पड़ता है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सारे जितने भी जहाँ पर भी हमने हाई कमीशन में लगाई या इंडियन एम्बेसीज में लगाई, सबसे जवाब आया। सबसे पहले जवाब आया इंडियन हाई कमीशन लंदन का आया, उसके बाद दुबई से, अमेरिका से, हर हाई कमीशन ने हमारी बातों का जवाब दिया। कईयों ने बहुत डिटेल में हमें क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन का जवाब दिया। मैं आपके माध्यम से स्क्रीन पर कुछ RTIs के जवाब भी दिखाना चाहूँगा, अगर आप दिखा सके तो। सो उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने सबने एक ही बात को दोहराया लास्ट में, कि हम MEA की जो गाइडलाइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो गाइडलाइंस है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और
मैं आपके माध्यम से इंडियन कॉन्सुलेट्स का जो इंडियन एम्बेसडर्स हैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना टाइम निकाल के इन चीज़ों का जवाब दिया। हमारी जिम्मेदारी थी बच्चों को सही तरीके से गाइड करने के लिए, इसलिए हम इन चीज़ों में गए और हमने वहाँ पर जाके उनसे जवाब मांगे ताकि बच्चों को सही एक जानकारी मिल सके, कोई बच्चे गलत डिसीजन ना लें और सही हाथों में बच्चे रहें। सर मुझे लगता है ये काम कर लेने से आपका 100% सक्सेस रेट का जो रिकॉर्ड है वो भी कायम रहेगा। बिल्कुल जी, देखिए मैम जो MCMF का जो नाम है ना वो 100% सक्सेस के लिए जाना जाता है। 100% सक्सेस का मतलब ये है कि आज तक हमारा कोई भी एक सिंगल केस NRI कोटा का रिजेक्ट नहीं हुआ। कारण क्या है? सी वी आर नॉट हैप्पी इन दैट कि मैं 100 केस ले लूँ, उसमें से 30 हो जाए और 60 रिजेक्ट हो जाए और मैं कहूँ 30 तो हो गए। नो, आई एम नॉट हैप्पी इन दैट। मैं अगर 100 लोगों को कमिटमेंट कराऊँ कि आपका काम होगा, वो हम सारी एवेल्यूशन करने के बाद करते हैं, तो फिर वो 100 के 100 का होगा। ये नहीं कि उसमें से एक भी माइनस हो जाए, ऐसा नहीं होने देते हम। सो ये हमारी एक स्ट्रेंथ है और ये हम इसीलिए कर पाते हैं कि बिकॉज वी हैव अ स्ट्रॉन्ग लीगल टीम। और हमारी अगर रूल्स की जानकारी होगी तो मैं ये कमिटमेंट कर पाऊंगा। अगर मुझे रूल्स की जानकारी नहीं होगी और मैं कमिटमेंट कर देता हूं तो मेरा रिजेक्शन बिल्कुल 100% गारंटी है, रिजेक्शन होगा ही। अब इसी वजह से रूल्स की जानकारी होने की वजह से हम सही कमिटमेंट करते हैं और अपने 100% जो रेशियो है उसको मेंटेन रखते हैं। सर वेरी वेल सेड। कैन यू प्लीज टेल मी कि सर ये जो जितनी भी गाइडलाइंस चल रही हैं, ये सारी सीन्स आ रहे हैं, क्या मुझे क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि अब आने वाले टाइम में NRI कोटा की जो सीट्स हैं वो खाली रह जाएंगी? व्हाट्स योर टेक? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। मैं आपको बताता हूँ इसके ऊपर। देखिए, जो हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं तकरीबन वहाँ पर 1600 के आसपास जो हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर NRI कोटा की सीट्स हैं। 10% जो होंगे वो जेन्युइन, मतलब जेन्युइन NRIs का मेरा मतलब है जहाँ पर पेरेंट NRI है, बच्चा NRI है, वो आता है। 90% यहाँ पर जो सीट्स हैं वो स्पॉन्सरशिप कोटा के थ्रू भरती है, वो खाली जाएंगी। उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करूँ, अप्रॉक्सीमेटली 5000 सीट जो है NRI कोटा के अंदर पूरे इंडिया में जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें NRI कोटा की हैं। यहाँ पर भी 90% बच्चा जो स्पॉन्सर का होता है, जिनके पास स्कोर कम होता है लेकिन स्पॉन्सर मिल जाने से उसको एडमिशन मिल जाता है, वो भी खाली जाएंगी। और बड़ी बात आपको बताता हूँ, इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तकरीबन 1000 के आसपास, 1100 के आसपास NRI कोटा की सीट्स हैं। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो स्टेट जैसे राजस्थान जहाँ पर 370 या 380 के आसपास सीट्स हैं और वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर्स एडमिशन लेते हैं। कुछ टेक्निकल रीजंस हैं उसके पीछे, तो जहाँ क्यों वहाँ पर सबसे ज़्यादा लेते हैं। अब जब स्पॉन्सर्स को MSc लेटर नहीं मिलेगा, स्पॉन्सरशिप वो नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर तक कि गवर्नमेंट की भी जो है 80-90% सीट्स खास तौर पे राजस्थान जैसे स्टेट में वो खाली रहने की उम्मीद है। तो सर मुझे लगता है कट ऑफ पे भी इफेक्ट आएगा फिर तो? देखिए बिल्कुल सही। जब आपके पास सीट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, जब सीट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट, अब सीट ज़्यादा है NRI कैटेगरी के अंदर, अब बच्चे कम हो गए, क्योंकि बच्चे अब कौन से हैं, या तो बच्चे जो खुद पेरेंट्स NRI हैं या स्टूडेंट NRI हैं। जब यही कैटेगरी बच जाएगी, अगर ये एक्चुअल चलता है अभी, क्योंकि अभी ये रूल बिल्कुल नए आए हैं, स्टिल कई जगह पर इंडियन एम्बेसी जो है वो सर्टिफिकेट इशू कर रही हैं, कई जगह पर बंद कर दिया, तो ये एक यूनिकनेस नहीं है आपस में। सो उस वजह से एक ड्रास्टिक नंबर्स में जो है वो फर्क आएगा और उसकी वजह से जो बच्चों के नंबर्स में फर्क आएगा उससे सीधा सीधा जो इम्पैक्ट है उसकी कट ऑफ पे पड़ेगा और कम स्कोर के ऊपर भी जो NRI स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे मेडिकल कॉलेज, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो मिल सकते हैं। अच्छा, वेरी वेल सर। सर मुझे ये बताइए आप कि ये जो NRI जो कोटा का इन्होंने जो गाइडलाइंस निकाली हैं, इससे अल्टीमेटली फ़ायदा किसको होने वाला है और नुकसान किसको होने वाला है? देखिए, अगर आप फ़ायदे नुकसान की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं फ़ायदा यहाँ पर क्या होता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो सीट्स हैं, जब वो नहीं फिल होती है NRI कोटा की तो फिर वो कन्वर्ट हो जाती है मैनेजमेंट कोटा के अंदर। सो मैनेजमेंट कोटा के अंदर मतलब है कि जो हमारे बच्चे, जो इंडियन जो नॉन NRIs बच्चे हैं, उनको नंबर ऑफ सीट्स थोड़ी सी और मिल जाएंगी, ज़्यादा मिल जाएंगी, मतलब ज़्यादा इन बच्चों को सीट्स मिलेंगी, इनको फ़ायदा होगा। दूसरा, कहीं ना कहीं थोड़ी सी कट ऑफ, और मैनेजमेंट कोटा की कट ऑफ जो है वो और थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, कम स्कोर वाले बच्चों को यहाँ पर सीट मिल जाएगी जब NRI सीट नहीं भरेंगी। फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करूँ तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर भी जो सीट्स जब नहीं फिल होती NRI कोटा की तो वो कन्वर्ट हो जाती है जनरल के अंदर। सो जनरल में कन्वर्ट होने से उस स्टेट के जो बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट कोटा की जो सीट्स हैं वो और मिल जाएंगी। सो कुल मिला के अगर फायदे की बात करें तो स्टूडेंट्स को यहाँ पर फायदा है। अब नुकसान वाली बात अगर आपने बोले तो यहाँ पर सीधा सीधा फाइनेंशियल लॉस जो होगा वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को होगा, कॉलेजेस को होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज जिनकी फीस NRI कोटा के अंदर 1.5 करोड़ रुपए की फीस है, 2-2 करोड़ रुपए की फीस है,
और मैनेजमेंट कोटा की उनकी सिर्फ 70-80 लाख की फीस है। जब उनकी सीट कन्वर्ट होकर मैनेजमेंट कोटा में आ जाएंगी तो सीधा सीधा आप मान लीजिए 70-80 लाख रुपए का पर सीट के ऊपर उनको नुकसान होगा। अमरीक सर, एक बात बताइए, अगर ऐसा होता है तो आपको नहीं लगता कि स्टेट्स हो गई, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो गई, जो प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, इनमें तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाना है? मैडम बिल्कुल आ जाना है, आ ही नहीं जाना। मैं आपको बताऊं कि इस टाइम आ रहा है। अब आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा डिस्कनेक्ट समझाता हूं, बहुत सिंपल। अभी बहुत रिसेंटली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपना ब्रोशर रिलीज किया जिसमें उन्होंने बोला कि जो कौन कौन हमारे यहाँ पर एनआरआई कोटा में एलिजिबल होगा एडमिशन में, जिसमें उन्होंने स्पॉन्सर्स को बोला कि स्पॉन्सर एलिजिबल है। बाकायदा उन्होंने स्पॉन्सर्स के रिलेशनशिप मेंशन किए, फर्स्ट डिग्री वालों के सबके, राइट। सिमिलरली आसाम का आया, पौंडीचेरी का आया, कर्नाटका का आया, सबने एनआरआई स्पॉन्सर्स को वहां पर अलाउ किया। अब आप देखिए, कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो स्पॉन्सर्स को अलाउ कर रही हैं। उधर से एमईए की वजह से के उस डायरेक्शन की वजह से एम्बेसी का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। जब स्पॉन्सर को एम्बेसी का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो यहाँ पर कॉलेज में स्पॉन्सर कैटेगरी से बच्चे पहुंचेंगे कैसे? सो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो जिसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं है आपस में। दो गवर्नमेंट की बॉडीज, जो काउंसलिंग कमेटीज है वो भी गवर्नमेंट की बॉडीज है, एमईए भी गवर्नमेंट की बॉडी है, आपस में दोनों में बहुत क्लियर डिस्कनेक्ट नजर आ रहा है, वो कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, राइट। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आ चुका है। इसका सोल्यूशन क्या है सर? अब जब आपने प्रॉब्लम बता दी तो आप सोल्यूशन पर भी बात करते हैं। देखिए बिल्कुल सही, जब हम किसी प्रॉब्लम की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स सोल्यूशन भी हमारे दिमाग में होता है। देखिए इसका बड़ा सिंपल सोल्यूशन ये है कि जब ये रूल निकले तो जो आरटीआई में जवाब आया, उन्होंने बोला कि एक प्रेस रिलीज में एमईए ने ये पब्लिश करके निकाल दिया था, जबकि कायदे से सोल्यूशन इसका ये होना चाहिए था, जितनी भी मेडिकल की काउंसलिंग है वो कंडक्ट करवाती है एनएमसी, एमसीसी कंडक्ट करवाती है। होना चाहिए था ये जो रूल आया इसको बाकायदा एनएमसी की वेबसाइट से, एनएमसी के नोटिफिकेशन से भी रिलीज किया जाता, डायरेक्शन दी जाती यूनिवर्सिटीज को, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को, गवर्नमेंट जो काउंसलिंग सोसाइटीज है उनको दी जाती कि भाई अब जो आपको स्पॉन्सर जो अलाउ करने हैं उनके लिए ये रूल चलेंगे, ताकि यूनिफॉर्मिटी दोनों जगह देखने को मिलती। इससे क्या नुकसान नहीं होगा या नहीं होता कि वो बच्चे जो ये सोच के बैठे कि मेरे को स्पॉन्सरशिप कोटा में एडमिशन मिल जाएगा, एटलीस्ट टाइमली कुछ और प्लानिंग तो कर सकते हैं, किसी और कॉलेज की प्लानिंग कर सकते हैं, और अगर एमबीबीएस नहीं मिल रहा तो कम से कम किसी और कोर्स की प्लानिंग कर सकते हैं। सो ये अगर एक सोल्यूशन सरकार निकाल देती या एनएमसी और एमसीसी को निकालते तो एक कॉन्फ्लिक्ट बच जाता और बच्चों को अपना प्लान करने का बहुत बढ़िया एक मौका मिल जाता। सर वेरी वेल सेड, वेरी वेल एक्सप्लेन सर। वैसे आपको मैं बता दूं, मेरे शो का एक रिचुअल है, जब भी कोई गेस्ट आता है और वो जिनके बारे में भी बात कर रहे होते हैं उनकी तरफ से एक मैसेज जरूर पहुंचवाती हूँ। तो आज आपको जो भी एनआरआई स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप उनको एक मैसेज दीजिए। देखिए जो मैं ये मैसेज पहले तो उन स्टूडेंट्स को दूंगा जो खुद एनआरआई हैं या जिनके पेरेंट्स एनआरआई हैं, एनआरआई कोटा से जा रहे हैं। सो आपको अगर ये रूल एप्लीकेबल होता है, रूल आपने सुन लिए, मैंने स्क्रीन पर दिखा भी दिए। सो अगर ये रूल एप्लीकेबल होते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के इस बार अपनी चॉइस फिलिंग वगैरह करियर प्लानिंग करनी है। काउंसलिंग के अंदर आपको आपके स्कोर के ऊपर इस बार बेहतर कॉलेज मिल सकते हैं स्पॉन्सर्स के हटने की वजह से। अब वो बच्चे जो स्पॉन्सरशिप कैटेगरी की, जो स्पॉन्सरशिप कोटा की एक सपोर्ट लेकर मेडिकल में जा रहे थे, काउंसलिंग में जा रहे थे, अब आपको ये नज़र आ रहा है कि वो इस बार नहीं हो पाएगा या कम हो पाएगा। तो ऐसे में आपको अभी से ही टाइमली, अभी काउंसलिंग शुरू होने वाली है और स्टार्ट ही हुई है, आप टाइमली प्लानिंग कर लें कि अगर आपको ये एनआरआई स्पॉन्सरशिप सपोर्ट नहीं मिल रही तो आपको क्या करना है। आपके पास 3 राउंड है, 4 राउंड है, आप मैनेजमेंट कोटा की प्लानिंग करते हैं या आप कोई और कोर्स की प्लानिंग करते हैं ताकि आपका साल खराब ना हो, और अगर आपको ड्रॉप करना है अभी से आप दोबारा से नीट की तैयारी कर पाएं। तो ये सारी प्लानिंग जो है आप टाइमली कर पाएं, यही मेरा मैसेज आपको रहेगा। थैंक यू सर। आपने ये तो बता दिया उनको, मुझे आप ये बता दीजिए कि अगर हमारे जो बच्चे आपको देख रहे हैं वो अगर आपको कांटेक्ट करना चाहें, यानी माय करियर माय फ्यूचर को कांटेक्ट करना चाहें, तो वो कैसे आप पहुंचेंगे आप तक? देखिए हमारी वेबसाइट है www.mycareermyfuture.com। आप हमें उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर्स, हमारे ईमेल आईडी सब हैं वहाँ पर। और इसके साथ साथ हमारा जो यूट्यूब चैनल है माय करियर माय फ्यूचर के नाम से, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। दूसरा, हमारे जो यूट्यूब पर जो वीडियोज़ है वो आए दिन रिलीज़ होते हैं, आप उनके थ्रू भी हम तक पहुँच सकते हैं। सर आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें आपने ऐसी बताई जो मुझे खुद भी नहीं पता थी, खासतौर से काउंसलिंग वाले एलिमेंट को लेकर के, गाइडलाइंस के बारे में मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, हालांकि थोड़ा बहुत पता था, ज़्यादा नॉलेज नहीं था। आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा।
थैंक यू सो मच सर, जी से जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर जी ऑल्सो कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं स्टूडेंट से रूबरू हूँ और स्टूडेंट्स को जो नए चेंजेस आए हैं उन पर बात कर पाऊँ। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन टू यू एंड टू जी न्यूज़। थैंक यू।